कभी सोचा है कि भूरे बाल और काले बाल वाले शेरों में क्या डिफरेंस होता है? पिंक एक्चुअली लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का कलर हुआ करता था, लेकिन क्यों? मूवी देखते ही पॉपकॉर्न याद आ जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि थिएटर्स में से पॉपकॉर्न इतना फेमस कैसे हो गया? आपकी आंखों को कैसा दिखाई देता अगर यह बीमारी होती तो? मार्स को आज रेड प्लेनेट कहा जाता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा लाल नहीं था, तो कैसे ये एक रेड सूखा प्लेनेट बन गया? क्या हुआ जब इंसान के एशेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया? एक ऐसी थ्योरी जो कि आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। कभी सोचा है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल ह्यूमन ऑर्गन जैसे दिखते हैं, क्या वो सच में उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होते हैं? अगर तुम्हारी आंखों को ये बीमारी होती तो दुनिया कैसे दिखती? सबसे पहले एस्टिग्मेटिज्म। जिन लोगों को ये होता है उन्हें लाइट हल्की धुंधली और ग्लेज के साथ नजर आती है। नॉर्मल आईज में रोशनी साफ दिखाई देती है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में वही लाइट खींची हुई और ब्लरी नजर आती है। अब सोचो कलर ब्लाइंडनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि उन्हें दुनिया कैसी दिखती होगी, तो देख लो कुछ लोगों की जिंदगी से कुछ रंग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जैसे कि इस केस में रेड और ग्रीन प्रॉपरली नहीं दिख रहे। और फिर आता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। इसमें आंखों के सामने हमेशा एक धुंधली लेयर छाई रहती है और ये समय के साथ ब्लरीनेस और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, और अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो अंधा भी कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी कार रॉल्स रॉयस का क्रैश टेस्ट कभी होता ही नहीं, पर आखिर क्यों? सबसे पहला रीजन, रॉल्स रॉयस हर एक कार कस्टम बनाती है। हर एक मॉडल अपने कस्टमर के हिसाब से यूनिक होता है, इसलिए ब्रांड का कहना है कि एक कार का क्रैश टेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हर दूसरी कार उससे डिफरेंट होती है। दूसरा रीजन, रॉल्स रॉयस की कार BMW 7 सीरीज या X7 के प्लेटफॉर्म पर बनती है, जिनको ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, तो इनडायरेक्टली रॉल्स रॉयस भी उतनी ही सेफ होती है। और अगर ग्लोबल एनकैप टेस्ट करना चाहे तो भी उन्हें कार खरीदनी पड़ती है, और भाई रॉल्स रॉयस की एक कार 5 करोड़ से स्टार्ट होती है। क्रैश टेस्ट करने के लिए 4 चाहिए होते हैं, मतलब 20 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। अब एनकैप वाले अपनी जेब से इतना पैसा डालकर टेस्ट करने से रहे, इसलिए रॉल्स रॉयस का क्रैश टेस्ट आज तक किसी ने नहीं देखा। कभी सोचा है कि भूरे बाल और काले बाल वाले शेरों में क्या डिफरेंस होता है? और हाँ, मूवी की तरह ये मत सोचना कि लाइट वाला गुड और डार्क वाला बैड होता है। रियलिटी तो बिल्कुल उल्टी है। जिन लायंस के बाल डार्क होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हेल्दी और जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं। और ये सिर्फ कलर नहीं, एक सिग्नल होता है कि ये लायन टफ कंडीशन और फाइट सर्वाइव कर चुका है। वही जिनके बाल हल्के या ब्राउन होते हैं वो कंपैरेटिवली वीकर होते हैं। इसलिए जब फीमेल लायन चूज करती है तो वो अक्सर डार्क बाल वाले को ही अपने बच्चों का बाप बनाती है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ह्यूमन ऑर्गन जैसे दिखते हैं, इसलिए शायद वो उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन ये सिर्फ पुरानी मान्यता है जिसे डॉक्ट्रिन सिग्नेचर कहा जाता है। साइंस के अनुसार किसी भी फूड की शेप का उसके हेल्थ बेनिफिट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हाँ, कुछ फूड अपने न्यूट्रिएंट की वजह से जरूर फायदेमंद होते होंगे, लेकिन उनके दिखने की वजह से नहीं। जैसे कि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आई साइट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आग जैसी दिखती है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए यूजफुल होता है, पर उसकी शेप उसका रीजन नहीं है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, लेकिन उनका लंग्स जैसा दिखना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर वो दिल जैसा दिखता है इसलिए नहीं। और राजमा का किडनी बीन्स नाम सिर्फ शेप की वजह से है, इसका किडनी पर कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होता। सिंपल बात यह है कि फूड का बेनिफिट उसके न्यूट्रिएंट से आता है, ना कि उसके शेप से। डू यू नो कि डायनासोर्स इस धरती पर लगभग 165 मिलियन साल तक रहे थे और हम इंसान बस 3 लाख साल। मतलब डायनासोर्स के कंपैरिजन में हम मुश्किल से 0.18% टाइम जिया है। और इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक टीरेक्स एक्चुअली हमसे ज्यादा क्लोज है एक स्टेगोसॉरस से, क्योंकि टीरेक्स लगभग 68 मिलियन साल पहले था, जबकि स्टेगोसॉरस करीबन 80 मिलियन साल पहले। यही नहीं, क्लियोपेट्रा पिरामिड ऑफ गीजा के टाइम से ज्यादा हमारे टाइम से क्लोज थी। जब पिरामिड्स बन रहे थे तब भी मैमथ्स अभी भी जिंदा थे, और शार्क तो तब से एग्जिस्ट करते जब धरती पर पेड़ भी नहीं थे। अगर धरती की पूरी 4.5 बिलियन साल की टाइमलाइन को एक साल में कंप्रेस करे तो ह्यूमंस दिसंबर 31 के रात मिडनाइट के कुछ मिनटों पहले आते हैं। मतलब पूरी प्लैनेटरी हिस्ट्री में हम सिर्फ फ्यू मोमेंट्स जिए हैं, और फिर भी हम अपनी 70 से 60 साल की जिंदगी में झगड़ते रहते हैं और अपनी बिलीव्स को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते बैठते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि अर्थ, यूनिवर्स और टाइम के स्केल पर हम अभी भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि सच ये है कि दुनिया हमसे पहले भी चल रही थी और हमारे बाद भी चलती रहेगी।
जब भी मूवीज देखते हो तो पॉपकॉर्न अपने आप याद आ जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि मूवीज और पॉपकॉर्न में क्या कनेक्शन है? इसकी कहानी एक्चुअली हिस्ट्री और स्मार्ट बिजनेस डिसीजन से शुरू होती है। शुरू में थिएटर्स खुद को एक हाई क्लास जगह दिखाना चाहते थे, इसलिए पॉपकॉर्न जैसे स्नैक अलाउड नहीं होते थे क्योंकि उन्हें चीप और मैसी माना जाता था। फिर आता है 1930s का ग्रेट डिप्रेशन। लोगों के पास पैसे कम थे और पॉपकॉर्न एक सस्ता स्नैक था, इसलिए लोग थिएटर के बाहर पॉपकॉर्न लेके आने लगे। थिएटर ओनर्स ने ये नोटिस किया कि लोग फिर भी पॉपकॉर्न ही खरीद रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसे हम खुद ही बेचना शुरू कर देते हैं, और यही से बदल जाता है। और धीरे धीरे पॉपकॉर्न इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मूवी और पॉपकॉर्न का परमानेंट कॉम्बिनेशन बन गया। आज हालत ये है कि पॉपकॉर्न के बिना मूवीज का एक्सपीरियंस अधूरा सा लगता है। ये थियरी सच में आपके होश उड़ा सकती है। सोचो कि ऐसा बॉक्स जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि दुनिया के कोई भी फोर्स उसे तोड़ ना सके, एक कंप्लीटली सील्ड बॉक्स जिसमें ना कुछ अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। तब तुम उस बॉक्स में एक एप्पल को रखते हो और उसे हमेशा के लिए सील कर देते हो। कुछ टाइम के बाद एप्पल सड़ना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो डीकम्पोज होगा, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो टूटेगा और एंड में सिर्फ गैसेस और लिक्विड और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बचेंगे। एप्पल की शेप कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स और एनर्जी बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। और जैसे कि तुमने सुना होगा कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर बॉक्स कंप्लीटली आइसोलेटेड है तो अंदर के पार्टिकल्स रैंडम तरीके से मूव करते रहेंगे। फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें इनफाइनाइट टाइम मिले तो वो थ्योरेटिकली हर पॉसिबल अरेंजमेंट ट्राई कर सकता है। इसका मतलब बहुत बहुत लंबे टाइम बाद, कहीं बिलियन या ट्रिलियन साल बाद, एक माइक्रोस्कोपिक चांस हो सकता है कि ये पार्टिकल्स वापस एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज हो जाए जैसे कि वो शुरू में थे। और अगर ऐसा होता है तो एप्पल दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में पॉइंट करंट रिकरेंस थ्योरम से रिलेट किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ थ्योरी लेवल पर ही पॉसिबल है। रियलिटी में इतना टाइम लगेगा कि यूनिवर्स की करंट एज भी उसके सामने कुछ नहीं। हाल ही में साइंटिस्ट ने ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, एक छोटा सा सिलिका ग्लास बनाकर, जो कि लगभग 2 मिलियन बुक्स के डेटा को स्टोर कर सकता है। हमें हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन को सेफली स्टोर करने की, क्योंकि बुक समय के साथ डिग्रेड हो जाते हैं। हार्ड ड्राइव में सेव किया गया डेटा कुछ डिकेड्स के अंदर ही करप्ट हो जाता है, लेकिन इस छोटे से ग्लास में अल्ट्रा लेजर की मदद से 2 मिलियन बुक्स को डेटा को लगभग 10,000 सालों से भी ज्यादा समय के लिए सेफली स्टोर किया जा सकता है, वो भी किसी भी कंडीशन के अंदर। क्या तुम्हें पता है कि पिंक जो आज हम लड़कियों का कलर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 1800s के एंड और अर्ली 1900s में जब पेस्टल कलर फैशन में आए तब बेबी बॉयज के लिए पिंक रेकमेंड किया जाता था, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और पावरफुल शेड माना जाता था, जबकि ब्लू को सॉफ्ट और डेलिकेट समझकर लड़कियों के लिए यूज किया जाता था। लेकिन 1940s के आसपास, खासकर वर्ल्ड वॉर के बाद, ये ट्रेंड बदल गया। जब मेल वर्क फोर्स में बिजी हो गया तब क्लोथिंग कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग वुमेन्स को टारगेट करना शुरू की। इस वुमेन सेंट्रिक मार्केटिंग में पिंक को क्यूट, सॉफ्ट और फेमिनिन तरीके से दिखाया गया। पोस्टर, पैकेजिंग और बेबी क्लोथ्स में धीरे धीरे सोसाइटी ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और वहीं से पिंक लड़कियों का और ब्लू लड़कों का कलर बन गया, जो कि आज तक फॉलो किया जा रहा है। क्या हुआ जब इंसान की एशेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया? 2016 में एक फोटोग्राफर गैब्रिएला रेस ने अपने फादर के क्रेमेशन के बाद उनके एशेस को हाई पावर माइक्रोस्कोप ने देखने का फैसला किया। ये एक इमोशनल और पर्सनल प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो नजारा बिल्कुल स्पेस जैसा लग रहा था, जैसे टेलीस्कोप से किसी दूर की गैलेक्सी को देख रहे हो। कहीं ऑरेंज ग्लो, कहीं ब्लू और कहीं ग्रीन शेड्स। टेक्सचर बिल्कुल नेबुला जैसा लग रहा था। अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंस कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जिन एलिमेंट से बनी है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यही सेम एलिमेंट स्टार्स के अंदर भी मिलते हैं। बड़े स्टार्स अपने क्योर में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू नए एलिमेंट्स बनाते हैं। जब ये मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो ये एलिमेंट स्पेस में फैल जाते हैं और वही मटेरियल बाद में प्लैनेट्स और लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। 2017 के अराउंड एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे के लगभग 1.5 लाख स्टार्स का केमिकल एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि उन स्टार्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स कॉमन है, बिल्कुल वही जो कि ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम और तारे अलग चीज नहीं है। जो एलिमेंट्स कभी किसी स्टार के अंदर बने थे, वही आज हमारी ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है। सो टेक्निकली हम सब स्टार डस्ट से बने हैं।
क्या आपको पता है कि मार्स हमेशा से एक ऐसा लाल प्लेनेट नहीं था, तो आखिर कैसे ये लाल बन गया? साइंटिस्ट के मुताबिक बिलियन ईयर्स पहले वहाँ नदियाँ, झीलें और शायद ओशन भी थे, यानी जहाँ आज सिर्फ धूल दिखती है वहाँ कभी पानी भी बहता था, और आज भी वहाँ पर आइस के फॉर्म में काफी ज्यादा पानी मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मॉन्स भी है, जो कि एवरेज से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस पर मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाता है, और वहीं से इसे ये लाल रंग मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।